अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स को। चैप्टर 6 है फर्स्ट ईयर का। और इसके अंदर हम एनर्जी के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, एनर्जी की कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है, किस तरह से कन्वर्ट होती है, और एनर्जी के क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, और किस तरह से ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये मौजू होता है बायो एनर्जेटिक्स का। डिफाइन करते हैं हम इसको, स्टडी ऑफ हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम। इसमें हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जेटिक्स के अंदर कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पूरी ज़मीन के ऊपर जो एनर्जी का सोर्स होता है उसको हम कहते हैं कि ये सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं फूड एनर्जी के अंदर या केमिकल एनर्जी के अंदर। अब यही जो एनर्जी होती है प्लांट्स के अंदर, इसको प्लांट खुद भी कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को भी यही एनर्जी मिलती है। अब वो जो एनिमल्स हैं जिन्होंने प्लांट्स को खाया, इन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं। हर्बीवोर्स की बॉडी के अंदर जो एनर्जी गई है वो प्लांट्स के थ्रू गई है। अब यही हर्बीवोर्स को जब कोई और कार्निवोर एनिमल खाता है तो उसके पास जो एनर्जी जा रही है वो जा तो हर्बीवोर से रही है, लेकिन वो आ कहाँ से रही थी, उसको बना कौन रहा था? प्लांट्स बना रहे थे। और प्लांट्स ने वो एनर्जी ली कहाँ से थी? वो सोलर एनर्जी थी। तो बेस ऑफ तमाम इसमें कह लीजिए कि जो फूड चेन्स हैं उन सब की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पड़े होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ये बायोएनर्जेटिक्स में ऐसे हम तमाम प्रोसेस को डील करेंगे जो सेल के अंदर स्टोर करते हैं और एक्सपेंड करते हैं एनर्जी को। यानी स्टोर भी करना है एनर्जी को सेल के अंदर इन प्रोसेस के जरिए, बायोएनर्जेटिक्स से प्रोसेस के जरिए से, और एनर्जी को एक्सपेंड भी करना है, उसको खर्च भी करना है। इसमें मेन जो दो प्रोसेस हम लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस का है और रेस्पिरेशन का। दोनों ही मेटाबॉलिक पाथवेज है, सिंगल रिएक्शन के अंदर नहीं है बल्कि सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिनके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और इनमें एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर हम लें तो एक ही वक्त में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, दिन के वक्त में स्पेशली। और रात के वक्त में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी लेकिन रेस्पिरेशन 24 आवर्स चलती रहेगी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो रिलेशनशिप है, जो इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक है, वो एनर्जी का भी है। तो इसमें हम एनर्जी करेंसी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एटीपी को हम लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी है, ये वो फॉर्म है जिसके अंदर सेल क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है। और सेल ने सबसे पहले तो स्टोर करनी है एनर्जी। तो एनर्जी को अगर स्टोर करना होगा तो सेल क्या कर लेता है, एटीपी बना लेता है। और जब सेल को जरूरत होती है एनर्जी को खर्च करने की तो इस एटीपी को ये तोड़ लेगा। तो मेकिंग ऑफ एटीपी फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, ब्रेकिंग ऑफ एटीपी फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसमें एटीपी को तोड़ा जाएगा और तोड़कर एनर्जी इससे एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, इससे एनर्जी हासिल कर ली जाएगी। अब एटीपी का मॉलिक्यूल हम लेंगे, एटीपी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, एटीपी क्या बला है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका कंप्लीट नेम है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एटीपी, ए फॉर एडिनो, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट लेते हैं। तीन इसके अंदर जनरली कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कि एडेनिन का मॉलिक्यूल होता है, ये नाइट्रोजन बेस है। एक इसके अंदर राइबोज शुगर होती है, ये 5 कार्बन शुगर होगी। और तीन इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। और तमाम जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इनके दरमियान में ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड जो है मौजूद होंगे। तो ये बॉन्ड जब भी टूटते हैं ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये वजह है हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं।
अब कोवेलेंट बॉन्ड है एटीपी के दरमियान में, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड पड़े हुए हैं तीन बॉन्ड से, सॉरी, तीन फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में। और जब भी कोई एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा तो एक कोई भी, चाहे ये वाला ले लें ये वाला ले लें, तो जब भी ये बॉन्ड टूटता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। और साथ में क्या है, इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी की मिकदार अच्छी खासी इसमें से रिलीज होगी। 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। हर जो एटीपी का एक मोल है या एक बॉन्ड है उसके टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। एटीपी का मॉलिक्यूल लेंगे वाटर को यूज करते हुए, ये एक मॉलिक्यूल इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सूरत में, और एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये बॉन्ड टूट गया तो पीछे डाइफॉस्फेट रह गया। अब अगर कुछ केसेस के अंदर अगला बॉन्ड भी तोड़ दिया जाता है तो फिर ये क्या रह जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रह जाएगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी डाइफॉस्फेट होता है, और एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल रह जाता है। सो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, एनर्जी रिलीज होगी। एडीपी कन्वर्ट हो सकता है एएमपी के अंदर और एनर्जी रिलीज होगी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी के रिलीज होते जाएंगे। एडीपी वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करते हुए साथ में एनर्जी, और एनर्जी कितनी, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल इसमें रिलीज होगी एनर्जी। फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को यूज किया जाता है। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, लाइट एनर्जी इसमें यूज होगी, और ये लाइट एनर्जी यूज होकर कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी हम फूड एनर्जी की फॉर्म को केमिकल एनर्जी की फॉर्म कंसिडर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी इसको कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, कैरोटीनॉइड है, एक्सेसरी पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन एटसेट्रा। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज करते हैं लाइट एनर्जी को और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की मेन इक्वेशन आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज हो रहे हैं। लाइट और क्लोरोफिल को यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 इसके अंदर रिलीज होते हैं, 6 इसमें वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब वाटर दोनों तरफ मौजूद है तो इसका मतलब है ये रिएक्टेंट के तौर पर भी यूज हो रहा है और ये इसमें जो प्रोडक्ट है उसके तौर पर भी इसमें रिलीज हो रहा है। यानी कुछ रिएक्शंस में यूज होता है और कुछ रिएक्शंस के अंदर ये रिलीज होता है। समटाइम इसमें क्या करते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल लिख के इसमें एंड पे वाटर मॉलिक्यूल को शो नहीं करते। वो इक्वेशन भी परफेक्ट है, वो इक्वेशन भी ठीक होती है। अब फोटोसिंथेसिस चूंकि ये प्रोसेस लाइट को यूज करता है तो लाइट चूंकि दिन के वक्त मौजूद होती है इसलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही मुमकिन है, यानी दिन के वक्त में मुमकिन है। जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो 24 आवर्स चलता रहेगा प्लांट्स में, एनिमल्स में, सबके अंदर। अब होता क्या है कि प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो उससे प्रोड्यूस हो रहा होता है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो रही होती है एज रॉ मटेरियल, उसमें सबस्ट्रेट के तौर पर यूज हो रही होती है। जबकि रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाली जो बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज किया जा रहा है। यानी ये दोनों साइड बाय साइड चलने वाले प्रोसेस का एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी का रिएक्टेंट है और दूसरे प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो पहले का रिएक्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मतलब होगा प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन, उसको रेस्पिरेशन यूज कर लेगी, रेस्पिरेशन की जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट निकलेगी उसको फोटोसिंथेसिस इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करती रहेगी। तो अच्छा, दिन के वक्त में
जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है। रात की बात करें तो रात के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती है, तो इस वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना प्लांट से ज़रूरी होता है। जबकि दिन के कुछ औकात में जैसे कि डॉन और डस्क की टाइमिंग पे जब इसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उस वक्त में यानी जब सूरज तुलू हो रहा होता है और जब सूरज गरूब हो रहा होता है, उस वक्त में जनरली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली इक्वल होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, या यूं कह लीजिए कि फोटोसिंथेसिस दौरान जितनी ऑक्सीजन इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकल रही होती है, उतनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, और जितनी रेस्पिरेशन से रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो डॉन और डस्ट की टाइमिंग में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो चुका है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के। सो कोई इसमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ना ही इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती जाएगी, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होती जाएगी, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जो फोटोसिंथेसिस में यूज होगी, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी जो रेस्पिरेशन में यूज होगी। तो दोनों का रेट इक्वल है, दोनों की गैसेस एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही हैं, और यहाँ पे किसी भी गैस को स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करने की जरूरत नहीं होती। इस पॉइंट को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कंपनसेट कर रही है रेस्पिरेशन को, और रेस्पिरेशन कंपनसेट कर रही है फोटोसिंथेसिस को। किस तरह से कंपनसेट कर रही हैं कि फोटोसिंथेसिस अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मदद से इंटरटेन कर रही है रेस्पिरेशन को, और रेस्पिरेशन अपनी प्रोडक्ट की मदद से इंटरटेन कर रही है फोटोसिंथेसिस को। सो ये पॉइंट जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जीरो होता है, नो नेट गैसेस एक्सचेंज, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इस पॉइंट को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कहाँ होता है? जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है डॉन और डस्क की टाइमिंग के ऊपर। फोटोसिंथेसिस को एक और वे में भी डिफाइन करते हैं। किस तरह से इसको एक और वे में डिफाइन करते हैं कि इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी पुअर जो कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, तो ये एनर्जी पुअर है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। तो एनर्जी पुअर कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो टोटल जो सनलाइट है, टोटल जो सोलर एनर्जी है, उसका तकरीबन 1 से 2% जो टोटल पार्ट है सोलर एनर्जी का, उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। यानी पूरी जमीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी फोटोसिंथेसिस चल रही है, वो 1% से 2% सोलर एनर्जी, टोटल जो सूरज की रोशनी आ रही है उसका जस्ट 1 से 2% एब्जॉर्ब करके उसको लाइट एनर्जी की फॉर्म से केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इतनी सिर्फ एनर्जी, यानी सनलाइट का 1 से 2% जो पार्ट है, यही लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, जिंदगी को अर्थ के ऊपर कायम रखने के लिए इनफ होता है। इट्स ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड बायो एनर्जेटिक्स।